चलो पहले ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। देखो क्या होता है कि इन जनरल हम ये नहीं कहते कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन टू बैक्टीरिया एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में दो तरह से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया हमारे आता है मोनेरा में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बोले चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा बोले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, ठीक है? आमना ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। ट्रांसडक्शन के थ्रू भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है। हालांकि और डीप में जाएंगे तो ट्रांसडक्शन भी अपने आप में दो तरह का होता है, बट नीड नॉट टू गो फॉर दैट। अब देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसडक्शन एक्चुअली। Sir, एक मिनट। what are you हाँ बेटा, teaching? एक मिनट बेटा होल्ड करना। सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये मैं अभी आपका जो लास्ट वाला टेस्ट हुआ था उसमें मेरे से अभी आमना ने क्वेश्चन पूछा, है ना, कि ओके सर। ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो आपने लास्ट में ओके। रिव्यू में जो टेस्ट दिया होगा, हाँ, टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन ट्रांसडक्शन का रहा होगा, ठीक है? वो क्वेश्चन पेपर एक्चुअली मैं ही बनाता हूँ, है ना, मतलब निष्कर जी बनाते हैं और मैं क्वेश्चन मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? सजेस्ट मैं ही करता हूँ सर क्वेश्चन। सर जी जी जी। आप प्लीज वो क्वेश्चन मुझे भेज दोगे क्योंकि एक मेरा क्वेश्चन अकाउंट नहीं खुल रहा है सर नीट पे। में सुनो सुनो, क्वेश्चन में सीधे भेज देता हूँ निष्कर जी को। क्वेश्चन बनाते निष्कर जी है, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन निष्कर जी को भेज देता हूँ, ठीक है ना? मैं देखता हूँ मेरे पास अगर पड़े होंगे तो मैं भेज। ओके सर। ठीक है, तो देखो क्या होता है ट्रांसडक्शन। खासफिल एक बारी निष्कर जी से बात करना, वरना बताना मुझे क्वेश्चन कौन कौन से था, आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होगा मैंने कब भेजे थे क्वेश्चन, कहाँ पे है। लेकिन क्वेश्चन मैं ही भेजता हूँ, ओके ठीक है? क्योंकि टेस्ट आपके क्वेश्चन मैं ही सजेस्ट करता हूँ, जिससे कि आपका। मेरा वो अकाउंट नहीं खुल रहा था सर वो जी अच्छा, में आपका अकाउंट। अच्छा अच्छा। ओपन किया फिर बाद में मैं लॉग आउट देखूँ, किया तो पासवर्ड ही गलत आ रहा था बिल्कुल। ठीक है, मैं देखूंगा खासफिल अगर मेरे पास क्वेश्चंस पड़े होंगे ना तो पूरा रॉ फॉर्म में पड़े होंगे, मैं दे दूंगा, ठीक है? देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, और मैं खासफिल ट्राई करूंगा, है ना, क्योंकि उनमें से क्या-क्या सेलेक्ट किया ये मुझे भी नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा सभी लोग, है ना? देखिए क्या है कि मान लीजिए ये 2 बैक्टीरियल सेल है, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अगर आप लोग क्लास से मतलब जैसे क्लास में कई बारी क्या होता है ना कि आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आप क्लास से आउट हो गए, सो आप इस केस में भी मतलब निष्कर जी को ही रिक्वेस्ट भेजें। ठीक। अब देखो क्या है कि बैक्टीरिया में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया का हम लोग पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया की ये मान लीजिए सेल वॉल हो गई और इसके अंदर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? न्यूक्लियस बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता है ना? और अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया में डीएनए होता है ना? तो यहाँ पे डीएनए पाया जाता है और हमें पता है कि ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर तो बाहर की तरफ सिर्फ ये सेल वॉल से निकले हुए होते हैं, है ना? ये थोड़े से छोटे होते हैं साइज़ में। मैंने थोड़े से और छोटे बना देता हूँ। ये थोड़े से इस तरह से छोटे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, कोई बताएगा क्या जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या बोलते हैं छोटे-छोटे स्ट्रक्चर होते हैं? फिम्ब्रेनाए। अरे क्या बात है! किसने बताया? आमना सर। अरे क्या बात है! शाबाश लड़की। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। मुझे भरोसा है इस बैच में कई सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आएँगे।
तो इनको हम पढ़ चुके हैं, इनको फेम्ब्रेनेई कहते हैं। जो लोग नहीं थे उनको मैं बता दूं कि बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे सिलिया जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। इनको हम फेम्ब्रेनेई कहते हैं। फेम्ब्रेनेई का काम क्या होता है? फेम्ब्रेनेई चिपकने का काम करते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया चला गया, जैसे कि कॉलरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा होता है। अब वो जाकर के हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। तो चिपकने के लिए कुछ तो उसके अंदर हुक जैसा स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम फेम्ब्रेनेई कहते हैं। फेम्ब्रेनेई स्ट्रक्चर होते हैं, वो जाकर के चिपक जाते हैं और इससे ये हमारे बॉडी में चिपक करके सर्वाइव करते हैं। अदरवाइज ये हमारे जो फूड के साथ में वो साथ में चले जाएंगे और ये स्टे नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में स्टे करने के लिए फेम्ब्रेनेई का है। अच्छा, इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जो कि पाइप के जैसे होते हैं और ये काफी डीप रूटेड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? लेकिन इनके नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं होते। इनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। मुश्किल से 3 से 4 स्ट्रक्चर। एक और खास बात, ये इंटरनल प्रोटोप्लाज्म तक जाते हैं। इस तरह के पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर जिस बैक्टीरिया में पाया जाए, उसको हम चाहे मेल बैक्टीरिया या उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक्सुअली इसको हम मेल बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये 3 से 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पिलाई। शाबाश, इनको पिलाई कहते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पिलाई। और ये जिन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, या तो उनको हम पॉजिटिव लिख देते हैं या हम उनको मेल बैक्टीरिया मान लेते हैं। दूसरे जिनमें पिलाई नहीं पाए जाते, उनको हम फीमेल बैक्टीरिया मान लेते हैं। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ये बताओ कि बैक्टीरिया के अंदर इसके अलावा एक और छोटा सा डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मेट। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इनको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि प्लाज्मिड सब में पाए जाए, प्लाज्मिड हो भी सकते हैं और प्लाज्मिड नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो पहली स्टेज भी हो गई। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हाँ, प्लाज्मिड। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है कि अब होता यूं है कि एक ये वाला पॉजिटिव बैक्टीरिया और इस वाले बैक्टीरिया को जिसमें पिलाई नहीं पाई, उसको नेगेटिव बोलते हैं, और या इसको आप फीमेल भी बोल सकते हैं, फीमेल बैक्टीरिया। तो इस तरह से मेल फीमेल, क्योंकि सेक्स ऑर्गन ये तो यूनिसेलर है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। अभी क्या होता है, बोथ ऑफ द बैक्टीरिया कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना? दूसरे केस में क्या होगा, दोनों ही बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, सब लोग समझते जाइएगा मेरी बात को। जिसको कहीं पे डाउट हो, आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, एकदम फ्रैंकली पूछिएगा। तो ये दोनों बैक्टीरिया both come in contact with each other and they adhere with each other with the help of फेम्ब्रेनेई। ये हेल्प से, ये आपको नोट करना होगा ये चीज, पूरी चीज, जो सभी लोगों को। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और मोनेरा। अब क्या होता है कि ये हमारा सर्कुलर डीएनए हो गया, और इसका डीएनए मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये इसका सर्कुलर डीएनए हो गया, है ना, मेल और फीमेल का। व्हाट आर द प्लाज्मिड? प्लाज्मिड होता क्या होते हैं? प्लाज्मिड दे आर स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। और बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अलग एक छोटा सा डीएनए का छल्ला पाया जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का फंक्शन होता है, ये बैक्टीरिया को किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन से बचाने का काम करते हैं और बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट होता है, खुद में रेप्लिकेट कर सकता है और डिवाइड कर सकता है, बट इसका साइज बहुत छोटा होता है। अब देखो क्या होता है कि दोनों ही इन जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, अब एक में मान लो प्लाज्मिड है, एक में प्लाज्मिड नहीं है, ऐसा मान लो। ये जो प्लाज्मिड होगा, ये प्लाज्मिड इसी मेन डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाएगा, चिपक जाएगा। मेन डीएनए के साथ एसोसिएट होने के बाद अब देखो दोनों के बीच में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि वो पिलाई स्ट्रक्चर थे। पिलाई स्ट्रक्चर दोनों के बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये ब्रिज के जैसा जो स्ट्रक्चर है दोनों के बीच में, मतलब दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, है ना, यहां से निकलता है इस वाले से,
और इस वाले से आकर के इस वाले के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर होने के बाद तो डीएनए, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं। ये बीच में जब पिलाई के थ्रू जहां से डीएनए यहां से पास हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट कॉन्जुगेशन ब्रिज, हम टर्म यूज करते हैं। We call this structure conjugation bridge। इसके लिए हम conjugation bridge टर्म यूज करते हैं, है ना। यहां से डीएनए ट्रांसफर हुआ और यहां पर डीएनए आ गया, कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रिज दोनों के डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डीएनए का ट्रांसफर हो चुका होता है ना, डीएनए का ट्रांसफर हो चुका होता है। ये वाला डीएनए का पार्ट अलग हो गया, प्लाज्मिड इसमें तो पहले से मौजूद ही है। नया वाला जो डीएनए था, इस वाले में जो इसका खुद का डीएनए था, इस वाले डीएनए में अब ये जो दूसरा वाला डीएनए था उससे आया है, ये डीएनए इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो ये वाला जो है, ये जो बैक्टीरिया, अब देखो इसमें क्या हुआ, इसका खुद का भी डीएनए है और एक पुराना वाला भी डीएनए और नया वाला भी डीएनए। तो इसमें दो तरह के, मतलब इसके ओरिजिनल डीएनए में एक नया डीएनए इंटरमिक्स हो गया, है ना। इसलिए इस तरह के डीएनए को या इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, पहली बात इसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। क्यों, रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना, नया कॉम्बिनेशन बना है, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेंगे। अब देखो ये वाला पॉजिटिव था, अब ये वाला बैक्टीरिया पहले नेगेटिव था, है ना, फीमेल था ना, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इसका डीएनए इसमें ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से इस वाले के अंदर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक आ गए। अब जो नया वाला, अब ये कैसे पता चलेगा, अब जो ये वाला बैक्टीरिया बना है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी इस तरह से फेम्ब्रेनेई का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अंदर भी फेम्ब्रेनेई बन जाएंगे और इसके अंदर तो फेम्ब्रेनेई पहले से मौजूद ही थे, ठीक है। इस तरह से सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। इज इट क्लियर और नॉट, किसी को डाउट हो पूछिए। इसमें भी पिलाई का फॉर्मेशन, तो हम कह सकते हैं F नेगेटिव चेंजेस टू F पॉजिटिव। बताओ भाई, किसी को डाउट, सभी लोग बताइए, इज देयर एनी डाउट या सबको क्लियर हो गया? सर खुदा समझ में आया? हाँ हाँ, खास पहले बोलो मेरे भाई। ये जो आमना समझ में आया? यस सर, समझ तो आ गया, लेकिन मैंने गूगल पे जब सर्च किया था ना ट्रांसडक्शन, तो उधर वो बता रहे थे कि जिनोम, वायरस का जिनोम और बैक्टीरिया का जिनोम मिक्स होते हैं। बताता हूँ वो ही बताता हूँ, क्लियर है? डन? सर व्हाट इज पाइली? हाँ, व्हाट इज सर पाइली, पाइलाई पिलाई आर these are the pipe like structure, they goes inside this one प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म तक जाते हैं और ये दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ दिस वन डीएनए। क्लियर और नॉट? बताओ भाई, सबको समझ में आ गया कि नहीं? इसको नोट किया आपने, सब लोगों ने नोट कर लिया? जी सर। यस सर। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो
ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने नहीं नोट किया हो तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को डाउट हो पूछिए। कोई डाउट नहीं? नो सर। पक्का? चलो तो मैं क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ, अगर आपने नहीं पूछा तो मैं पूछता हूँ। किसी का माइक्रोफोन ऑन है भाई? तो चलो, गरिमा का ऑन है सर। हाँ हाँ हाँ, देखो तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब किसी भी बैक्टीरिया का, बताना भाई, किसी भी बैक्टीरिया में उसका डीएनए और उसका प्लाज्मिड दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है? बोलो भाई, जल्दी बताओ। लो, अभी तो आप लोग बोले थे आपको सब समझ में आ गया। किसी ने पूछा नहीं मेरे से क्वेश्चन, मैं कह रहा था क्वेश्चन पूछ लो, किसी ने पूछा ही नहीं। बोलो भाई। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इनको कहते क्या है। वी कॉल these are the questions of NEET examination. This structure is called एपिसोम, नोट करो। ठीक, तो नोट कर लो। इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन, formation of conjugation bridge, in conjugation, formation of conjugation bridge takes place between takes place between two bacteria and transfer of DNA takes place from पॉजिटिव, F पॉजिटिव लिखना है, F पॉजिटिव का मतलब होता है मेल, पॉजिटिव और मेल बैक्टीरिया टू F नेगेटिव और फीमेल बैक्टीरिया, F नेगेटिव और फीमेल बैक्टीरिया, full stop. After receiving DNA, female become recombinant, develops pili, female become recombinant, develops pili, and it turns into male. तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको तीन तरह से बताया। पहला क्या है? कॉन्जुगेशन, है ना, जिसमें कॉन्जुगेशन बेस का फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। अब देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है। वैसे ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाना। ट्रांसड्यूस वर्ड, ट्रांसड्यूस का मतलब होता है डीएनए का किसी भी तरह से एंटर कर जाना, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करके एक चीज पढ़ोगे, वो जेनेटिक्स में क्लास 12 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया कोई नया डीएनए या फॉरेन डीएनए लेकर के अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन। ये डायग्राम सबने नोट कर लिया, मैं हटा दूं यहां से? चलो नहीं हटाता, ऐड कर देता हूँ Yes, साइड। sir. रुक जाओ, मैं ऐड ही कर देता हूँ साइड, है ना, अगर कोई कंफ्यूजन हो। आप देखो दूसरा क्या है, बाकी दो तरीके बहुत सिंपल है। अगर कॉन्जुगेशन ब्रिज बने तो कॉन्जुगेशन, ठीक है, यहां पर देखिए पिलाई की हेल्प से कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो क्या होता है, ये बैक्टीरिया था, ये तो शायद मैं बता भी चुका हूं कि बैक्टीरिया, ये बता चुका हूं ना बैक्टीरिया वायरस कैसे अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को, Yes, sir. मैं बता चुका हूं ना? Yes, हाँ बस बस बस, yes, sir. ठीक है, तो बता चुका हूं, तो इजी आपके लिए। नए लोग भी भाई ध्यान से समझेंगे, ये ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देने के पीछे भी मतलब यही था, देखो जो मैं क्वेश्चंस आपको देता जाऊं आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोशिश मेरी यही रहती है कि जो नीट के क्वेश्चंस हो वही आपको दिए जाएं, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उसी लेवल के क्वेश्चंस हो, ठीक है। क्या सर हुआ कौन से क्वेश्चंस? हाँ, सर कौन से क्वेश्चंस? जो क्वेश्चंस आपको लर्निंग व्यू में मिलते हैं टेस्ट में। ओके सर। हाँ, मैत्री आज नहीं है, कहाँ गई भाई, शी इज एब्सेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट कोई वायरस है, ये एक वायरस है। अब पहले बैक्टीरिया के डीएनए की बात की जाए, मैं मान लेता हूँ ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है ना, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि वायरस का डीएनए है ना, सो ये वायरल डीएनए यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे वायरल डीएनए है, ये वायरस का डीएनए। वायरस क्या करता है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं, मैं आप सबको बता चुका हूँ कि वायरस आता है यहाँ पे अपने टेंटिकल की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर जाता है, स्टिक करने के बाद क्या करता है, पंक्चर करता है यहाँ पे, और पंक्चर करने के बाद एक होल करता है, होल करने के बाद ये क्या करता है, अपना डीएनए यहाँ से इंसर्ट कर देता है, तो इसका जो खुद का डीएनए होता है ये इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद बहुत ध्यान से समझिएगा, अब वायरस का खुद का डीएनए इंसर्ट हो गया, इंसर्ट होने के बाद ये डीएनए क्या करता है, यहाँ पे कट मारता है, कट मारने के बाद ये डीएनए इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट बना, बना कि नहीं बना, बोलो बना। Yes, sir. टर्म्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, ये कंफ्यूजिंग है, टर्म्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट होने के बाद आप इसको भी क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्जुगेशन में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट बनता है, जब भी कोई भी नया डीएनए पुराने डीएनए में नया डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। जब भी हम कोई नई स्पीसीज बनाते हैं हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। हम क्या बना रहे हैं, आप समझो हम क्या बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन कैसे बना रहे हैं, कोरोना के वायरस का कवर ले रहे हैं ऊपर का, ठीक है, और हमें फ्लू फैलाने वाला जो रिनो वायरस है उसका इंटरनल पार्ट ले रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। कोरोना के ऊपर के कवर में, प्रोटीनिशियस कैप्सिड के कवर में अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फ्लू का डीएनए है उसको इंसर्ट करते हैं, बॉडी में उस वायरस को इंजेक्ट कराएंगे, वैक्सीन में यही कोशिश चल रही है अभी तक जो रिसेंट रिसर्चेस हैं, तो हम उसको इंजेक्ट करवाएंगे, बॉडी को लगेगा कि बॉडी में कोरोना का वायरस आ गया, एक्चुअली वहां पे कोरोना का डीएनए नहीं है, सिर्फ कोरोना की प्रोटीन है। उस प्रोटीन के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी और हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जिससे लिए हमारी बॉडी कोरोना के लिए क्या हो जाएगी, इम्यून हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को सभी लोग? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, गुड गुड, बस ऐसे समझते रहो तुम लोग, तो वैसे स्मार्ट हो। मैं 12th बच्चों को भी बोलता हूँ कि हमारे 11th वाले बच्चे बहुत शार्प हैं, ठीक है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी, नाक मत कटवाना मेरी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अभी क्या होता है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। यहां कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, तो पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, कॉन्जुगेशन के थ्रू, और वहां भी क्या बना, रिकॉम्बिनेंट।
दूसरा वाला रिप्रोडक्शन, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मानेंगे, याद रखिएगा, ये इन्फेक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां पर क्या हुआ, यहां पे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ठीक है। ये किससे वायरस हुआ, वायरस से। एक और तरीका डिटेल में मैं आपको फिर से बताऊंगा क्लास 12 में, ठीक है। ये बहुत डिटेल चीज है, ये इतनी आसान नहीं जितनी मैं इजीली आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। जितना इजीली आपको मैं समझा रहा हूँ, इट्स नॉट दैट मच इजी, राइट। अब देखिए, देखिए अब तीसरा तरीका क्या है कि हम बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और सर और जिस आइस में रखा, उस आइस में, ठीक है, जिस आइस में रखा, उस आइस में बहुत सारे, बाहर की तरफ बहुत सारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट पड़े हुए। ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए था, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए था, और सॉरी मैंने गलत कलर से बना दिया, किसी और कलर से बनाता हूँ। ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए था। अब क्या करेगा, बैक्टीरिया बाहर से डीएनए को एब्जॉर्ब कर देगा। तो हम क्या करते हैं, आइस में रखते हैं, फिर उसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, फिर रखते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, ठीक है। बायोटेक में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। इसको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। अगर बैक्टीरिया को हीट शॉक दिया जाए, ठंडा गरम, लेकिन एक टेम्परेचर की पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है। गरम का मतलब 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम बैक्टीरिया को लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में रखते हैं, तो इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट से बैक्टीरिया डीएनए एब्जॉर्ब करने लगता है। डीएनए एब्जॉर्ब करके ये जो एक्सटर्नल डीएनए था, ये उसके खुद के डीएनए में मिल जाता है। तो यहां पर भी क्या बना, रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना। तो ये भी क्या बना, रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो गया, रिकॉम्बिनेंट। यहां पर भी क्या है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे। बैक्टीरिया एक्सटर्नल डीएनए को लेकर के जो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक हो, उनको इम्बाइब कर देगा, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरीके होते हैं जिनसे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर। अब बताओ। यस सर। सर पहले मैंने ये बताया, हाँ एक मिनट बेटा, पहला ये बताया, दूसरा ये बताया, ठीक है, और तीसरा मैंने आपको ये बताया। हाँ अब पूछो, आप बताओ क्या। सर ये जो थर्ड पार्ट में जो बाहर डीएनए पड़ा है, इसको एक्सोजीनियस डीएनए भी बोल सकते हैं। हाँ ये एक्सोजीनस डीएनए होता है। कई बार क्या होता है ना कि कई सारे वैसे मैं आपको बताऊं, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो, ये बैक्टीरिया में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, ये एनिमल सेल के लिए ज्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन बैक्टीरिया में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है वो बात की बात, बायोटेक बताऊं, बायोलिस्टिक गन्स यूज करते हैं और टंगस्टन के बॉल्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोटेक, 12th में है लेकिन आपके अभी नहीं है। ओके सर। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछिए, कोई डाउट नहीं। हाँ अच्छा देवांशी, ठीक है रिपीट करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है देवांशी कि ये क्या करता है, हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं और बैक्टीरिया को एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, और जहां पे जिस मीडियम में रखते हैं, मतलब उसको आइस में रखते हैं, और आइस में ऑलरेडी उसमें मान लो कि आइस हमने लिया, उसमें एक शीट बिछा दी जिसमें बहुत सारे एक्सटर्नल डीएनए, ठीक है, और हमने उसमें बैक्टीरिया को रख दिया आइस में रख के। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आइस में बैक्टीरिया रखा है, उसके चारों तरफ डीएनए लिपटे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको शॉक देते हैं, हीट शॉक देते हैं, फिर ठंडा देते हैं, फिर हीट का शॉक देते हैं, फिर ठंडा देते हैं। तो बार बार ठंडा और गर्म होने की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से उनके अंदर जो पोर्स होते हैं, जो पोरिन प्रोटीन के बने होते हैं, पोर्स बड़े हो जाते हैं। पोर्स बड़े हो जाने की वजह से इतनी जगह हो जाती है कि डीएनए उन पोर्स के थ्रू एंटर कर पाए, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया एक्सटर्नल मीडियम में मौजूद डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, इनकॉर्पोरेट करके रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, और रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बोलो भाई, सबको क्लियर है, खास फेल मेरे भाई। यस सर। ठीक है, करण समझ में आया कि नहीं, करण इज न्यू वन।
करण समझ में आया मेरे भाई? नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का? हाँ सर। ठीक है, गुड। जबरदस्ती में हाँ कोई मत बोलना। अब बताओ क्या पढ़ा रहा था लास्ट का? और किसी का कोई क्वेश्चन था? सर जी सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जो सेल वॉल है उसके अंदर अमीनो एसिड होता है और उसका वो कौन सा अमीनो एसिड होता है सर? सेल वॉल के अंदर सेल वॉल के अंदर एमिनो एसिड होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सर वो तो बनी होती है, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन का आंसर दिया था तो मेरा गलत हो गया था। नैग ने और नैग नैग जो लिखवाया था NAG और NAM, नैग सर नेम। वो तो हाँ वो भी सर नहीं था उसमें। ऑप्शन में यही था ही नहीं, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई। और सर आंसर फिर उन्होंने दिया कि पता नहीं कुछ अजीब सा था, डियामिन लिमेलिक एसिड, समथिंग लाइक दैट। मैं देखूंगा, मुझे बताओ तो फिर, क्योंकि हो सकता है कुछ डीप क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्वेश्चन डीप हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको जो भी क्वेश्चन देता हूँ वो नीट के लेवल के क्वेश्चन देता हूँ। मैं देखूंगा क्वेश्चन क्या था। क्या ठीक है सर, ठीक है सर। कौन सा एसिड दिया हुआ था? सर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, वो डी से कुछ था, डिया, आगे नहीं प्रोनाउंस कर पा रही। टेकोइक, टेकोइक तो नहीं था? मैं 1 मिनट सर, आपको 2 सेकंड लगेंगे, चेक करके बताती हूँ। ठीक है, एनेस्टिल ग्लूकोसेमाइन। और ठीक है, अच्छा हुदा ने क्वेश्चन पूछा है, आई हैव क्वेश्चन अबाउट द it is not included in this. Yes, yeah. I have question, but it is not included in this. TRNA, हुदा थोड़ा सा क्लियर करो। TRNA, you want to know me what is TRNA? Do you want to ask me? आपका ये, आप ये पूछना चाहते हो what is TRNA? ओके ग्रेट। देखो TRNA क्या होता है? TRNA को हम लोग ट्रांसफर RNA बोलते हैं। इसका हुदा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। होली एक साइंटिस्ट थे, होली ने इसका मॉडल दिया होता है, उसको हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एक हम्प निकला होता है, उसके बाद ये इस तरह का होता है, और ये TRNA का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। TRNA एक्चुअली इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये वाला हिस्सा बड़ा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्चुअली हेल्प करता है। ये एमिनो एसिड को लेकर के, प्रोटोप्लाज्म से एमिनो एसिड लेकर के आता है और राइबोसोम को देता है, जिससे कि राइबोसोम प्रोटीन बना सके। इसको हम लोग TRNA बोलते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट RNA आउट ऑफ ऑल RNA। हमारी बॉडी में 3 RNA पाए जाते हैं, mRNA, मैसेंजर RNA जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा होता है rRNA जिसको हम लोग राइबोसोमल RNA बोलते हैं, और tRNA जिसको हम लोग ट्रांसफर RNA बोलते हैं। राइबोसोमल RNA पाया जाता है कहाँ पे? राइबोसोम में। mRNA पाया जाता है कहाँ पे? सर माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा, हाँ, नहीं बेटा, ये वो माइटोकॉन्ड्रियल RNA ऐसे होता है, एम्प्टी RNA उसको बोलते हैं। वो सॉरी, एम्प्टी RNA होता है, वो एम्प्टी DNA होता है, सॉरी। माइटोकॉन्ड्रिया में तो mRNA नहीं पाया जाता है, एम्प्टी DNA पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं mRNA को मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA DNA के मैसेज को लेकर के जाता है। rRNA राइबोसोम में पाया जाता है। tRNA एमिनो एसिड को, ये यहाँ पर एमिनो एसिड पकड़ पकड़ कर लाता है, ये इसका फंक्शन। दिस इज द स्मॉलेस्ट RNA। ये मात्र 90 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। क्लियर? अच्छा, डिएमिनोक्लिक एसिड, सही है। थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन एक्चुअली टफ हो गया थोड़ा सा, लेकिन एम्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, डन, सबके डाउट क्लियर? आमना, यस सर। सभी डाउट्स क्लियर? हाँ सर, मतलब एक और डाउट था, वो सर मैं आपसे पर्सनल पे पूछ लूँ? ठीक है, आप पर्सनली पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हाँ, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पूछते रहना। हाँ चलो ठीक है, लेकिन देखो ये जरूरी है, आपने देखो क्वेश्चन पूछा, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन आता रहो। खास फेल ये था, शायद मैंने पढ़ाया था सर। खास फेल तुम थे क्या जब मैंने पढ़ाया था? तुम थे ना? था सर। मैंने पूछा था पहले आपको, फिर आपने बोला बाद में क्लास
सीधे खासफिल लास्ट में आवाज, कुछ टॉपिक आएगा बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे मैसेज कर दो खासफिल, आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। ठीक है उसको सर तो सर जी। सर तो जो जिस एसिड का नाम मैंने आपको भेजा वो होता हाँ है हाँ सिलोल में? हाँ हाँ होते हैं। ऐसे सर वो बहुत सारे क्यों होता है उसका मतलब वो क्या ये था? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इसका, एज सच कोई मतलब खास यूज नहीं है। मतलब ऐसा कोई प्रोमिनेंट यूज नहीं कि मैं बोलूं कि मतलब ये पोरिन प्रोटीन है या फिर पर्टिकुलर किसी चीज को पैसेज बनाते हैं किसी चीज के लिए, या कुछ एलर्जी क्रिएट करता है, सब कुछ नहीं। इट्स जस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ओके सर। इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना, ये बोर्ड रिमूव कर देता हूँ और आते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या है कि हम पढ़ क्या रहे थे ये बताओ। सर लास्ट लाइकेन, आपने कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म पढ़ाया था। ठीक है, तो लाइकेन के टाइप मैंने बताए थे क्या, नहीं बताए? सर नहीं, अभी नहीं बताया। नो सर। ठीक है, चलो अब मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं पहले पढ़ाना शुरू करता हूँ, राइट। और फिर आप बताइएगा जहाँ पे आपको ना समझ में आया हो, तो मेरे हिसाब से आपके सबके डाउट क्लियर हो गया है ना। ठीक है, तो स्क्रीन खाली की जाए। ठीक, तो पहले मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आप डाउट पूछेंगे, है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सा, मुझे याद दिलाओ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा मुझे हिंट दो, जिससे कि मुझे ये पता लग जाए कि कोई चीज दोबारा रिपीट ना होने पाए। बोलो बोलो, लास्ट में क्या लिखवा दिया था, बस इतना मुझे हिंट दे दो थोड़ी। कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म का डेफिनेशन। अच्छा, कंट्रोल पैरासिटिज्म का डेफिनेशन मैंने, अच्छा इसका रिप्रोडक्शन भी नहीं लिखवाया था ना मैंने, लाइकेन का ये भी नहीं बताया था। नो सर। ठीक है, चलो, तो पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे लाइकेन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम लाइकेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप देखो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो लाइकेन का टाइप होता है, द फर्स्ट टाइप ऑफ लाइकेन, दैट इज कॉल्ड क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन कैसे दिखते हैं? क्रस्टोज लाइकेन भाई कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। क्रस्टोज, अच्छा और एक बात और आपको बता दूं, जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं ये सबसे पहले कभी भी रॉक में जब वेजिटेशन फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्रस्टोज लाइकेन ही सबसे पहले बनते हैं। ये इस तरह के दिखने वाले लाइकेन। ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन ऐसे दिखाई देने वाले लाइकेन्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इस तरह से। तो ये क्रस्टोज शेप के होते हैं। जब कभी रॉक में सबसे पहले वेजिटेशन बनता है, ये आपको मैक्सिमम ये लेह लद्दाख वाले रीजन में ही इंडिया में पाए जाएंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको, इन्हीं रीजन में। तो क्रस्टोज लाइकेन में सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स आप सबके याद रखिएगा, राइजोकार्पोन, RHIZO, राइजोकार्पोन। अब दूसरे कैटेगरी के लाइकेन में आते हैं। अब जो दूसरे कैटेगरी के हैं, दे आर कॉल्ड फोलियोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन। फोलियोस लाइकेन को फोलियोस इसलिए बोलते हैं, कुछ कुछ लीव्स की जैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना, उस तरह से कुछ कुछ दिखाई देते हैं, तो इसलिए मतलब पत्तियों के जैसे। फोलियोस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फोलियोस वर्ड का मतलब ही होता है लीव्स, है ना। तो ये फोलियोस की तरह दिखाई देते हैं, लीव्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम लोग फोलियोस लाइकेन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड फोलियोस लाइकेन, इनको हम फोलियोस लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, फोलियोस लाइकेन का एग्जांपल लाइक दे लुक लाइक लीफ लाइक, है ना। तो
इनको इसका एग्जांपल परमेलिया, परमेलिया। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रूटिकोस, फ्रूटिकोस टाइप। फ्रूटिकोस जो लाइकेन होते हैं वो वॉल्स वगैरह में, रॉक्स वगैरह में चिपके होते हैं, नीचे की तरफ हैंग कर रहे होते हैं। पासपेल तुमने देखा है क्या लाइकेन? यस सर, हमारे जांस्कर में बहुत होती है। मुझे फोटो खींच के भेजना। अभी गांव में नहीं हूँ सर। अरे जब जाना मेरे भाई। अच्छा ठीक। You know, I'll check. I have one of my students send me an insectivorous plant from Madhya Pradesh, पंचमढ़ी हिल, और वो इंसेक्टिवोरस प्लांट था ड्रोसेरा, जिसको हनी ड्यू ट्रैप बोलते हैं ना। और उस वो ड्रोसेरा जो था, हाँ ड्रोसेरा, वो ड्रोसेरा जो था वो एक फ्लाई को खा रहा था, और फ्लाई को खाते हुए, ठीक है ना, वैसी फोटो, रॉ फोटो कैप्चर करके मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजी थी। देखो इस तरह से होते हैं, है ना। और इसमें नीचे की तरफ कुछ कुछ फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, कुछ फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर ऐसे, बट दे आर नॉट एक्चुअली फ्लावर्स, दे आर जस्ट फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। इसका एग्जांपल होता है क्लेडोनिया और यूसनिया, क्लेडोनिया एंड यूसनिया। एक है क्लेडोनिया और दूसरा है यूसनिया। तो फोलियोस, फ्रूटिकोस, इसमें फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है, फोलियोस लीव्स की तरह दिखाई देते हैं, क्रस्टोस क्रस्टोस की तरह दिखाई देते हैं, दे आर क्रस्ट लाइक। नोट कर लिया सबने? यस सर। No, wait. ओके देवांशी। डन क्या? देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें तो दो चीजें हैं, एल्गी भी हैं और फंजाई भी हैं, मतलब दोनों एक साथ रिप्रोड्यूस करेंगे एक बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन में दो तरह की बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, आइसीडिया और सोरिडिया, ठीक है। आइसीडिया क्या होती है और सोरिडिया क्यों, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अब देखो क्या है कि हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, फर्स्ट आइसीडिया एंड सेकेंड ISI, just Isidia and second is Suridia। आइसीडिया और सोरिडिया। अब देखो सबसे पहले मैं आइसीडिया की बात करूंगा। आइसीडिया में क्या होता है कि ये ऊपर से फंगस की एक बॉडी है ना, फंगल की लेयर है,
यहां पर बल्ज आउट होता है लेयर के ऊपर, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बल्जेस आउट। ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है ये बना है फंगल माइसीलिया का, बना होता है। ये सिंगल लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, सेप्टेट माइसीलियम से बना होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी लूज सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे इस तरह से एल्गल सेल, ये लूज एल्गल सेल यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। इसके अंदर इस तरह की लूज एल्गल सेल इकट्ठा हो जाती है, इस तरह की। तो दीज आर और इसी के अंदर फंगल माइसीलिया का भी फॉर्मेशन हो जाता है ना, यहाँ पर साथ में। ये फंगस के माइसीलिया के भी टुकड़े कुछ इकट्ठा हो जाते हैं बॉडीज में, छोटे छोटे सेप्टेट माइसीलिया इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन देखो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ में सेपरेट है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम आइसीडिया बोलते हैं। जब ये रप्चर हो जाता है तो रप्चर होने के बाद इस तरह से माइसीलिया, सेप्टेट माइसीलिया बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सेप्टेट माइसीलिया रप्चर होने के बाद बाहर आ जाते हैं, है ना। मैं दोनों लिखवा दूंगा, दोनों के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। और साथ में इस तरह से कुछ एल्गल सेल जो होती हैं ये भी बाहर आ जाती हैं। दोनों सबस्ट्रेटम में, सूटेबल सबस्ट्रेटम में गिरने के बाद जर्मिनेट कर जाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Sir. Sir.
आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो गया तो मैं आउट हो गया था। हाँ, तो नोट कर लिया था वो नोट कर लिया था, क्या बोलते हैं, नो सर। आइसीडिया कर लिया था ना? ठीक है, तो मैं आपको सोरिडिया बता रहा था। अब देखो सोरिडिया में क्या होता सो है, आईसीडिया नहीं किया था। आइसीडिया नोट नहीं किया था? सर उसका भी डायग्राम नोट नहीं किया। नहीं, डायग्राम बना लिया था ना, डायग्राम। सर नहीं। सो पूरा नहीं बना। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। जैसे आधा ही किया था सर। सर वो बाहर आने तब तो बनाया। अच्छा ठीक है चलो, आईसीडिया का डायग्राम पहले बनाओ। आईसीडिया, ठीक है। आईसीडिया मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, सरफेस से ऊपर की तरफ एक बल्ज आउट ऐसे स्ट्रक्चर बल्ज आउट होकर बनता है। ये सिंगल माइसीलिया का बना होता है, माइसीलिया सेप्टेट होता है ना। इस तरह से बल्ज आउट होकर के स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, सेप्टेट माइसीलियल स्ट्रक्चर है। ये जो सेप्टेट माइसीलियल स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर, इसी में कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी में कुछ सेल्स बन जाती हैं, है ना। कुछ लूज सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह की ब्लू ग्रेन एल्गी की लूज सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज बीजीए या ग्रीन एल्गी, जो भी आप बोलो, दोनों हो सकती है, जो भी लाइकेन का कंपोनेंट होगा। और इसी के अंदर लूज छोटे छोटे माइसीलियम का, या रेडर माइसीलियम हाइफा बोलूंगा, छोटे छोटे हाइफा के फ्रेगमेंट बन जाते हैं। इस तरह से हाइफा के फ्रेगमेंट, ये हाइफा के फ्रेगमेंट जो होते हैं, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी के, दे आर हाइफा हाइफी फ्रेगमेंट। सुटेबल कंडीशन पाने पे, सबस्ट्रेटम पाने पे ये जर्मिनेट कर जाते हैं, जर्मिनेट करके नए लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से नया माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नोट ही कर लो, आप इसको नोट कर लो, मैं लिखवा भी देता हूँ साथ में। तो ड्रॉ कर लो। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक, नोट करेंगे। आइसीडिया आर सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ लाइकेन। आइसीडिया आर सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ lichen, for which are primarily meant for सर आप रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज हाँ बिल्कुल नहीं आई है। ठीक है। आइसीडिया आर सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ लाइकेन, superficial outgrowth of lichen, which are primarily meant for increasing surface area and photosynthetic activity, surface area and photosynthetic activity, full stop. At times they
broken off at times, they broken off and produces new lichen. At times they broken off and produces new lichen. Next है सोरिडिया. सोरिडिया सोरिडिया क्या होते हैं? देखो, सोरिडिया इस तरह के ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इस तरह के कुछ ब्लिस्टर्स पैदा होते हैं जिनको हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं. लाइकेन की सरफेस पे, आउटर सरफेस पे इस तरह के कई सारी लेयर का लाइकेन है. इसके अंदर ये छोटे छोटे फंगल माइसीलिया है, हाइफा है, फंगल हाइफा है. इन्हीं फंगल हाइफा में क्या होता है कि इन्हीं के साथ में कुछ एल्गल सेल्स होती हैं. ये एल्गल सेल्स, ये पस्ट्यूल फट जाते हैं. पस्ट्यूल फट जाने के बाद बाहर की तरफ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकल करके आते हैं. इन स्ट्रक्चर में दोनों ही चीजें होती हैं. फंगस के हाइफा भी होते हैं, है ना, और इस तरह से ये सेल भी होती हैं, है ना. तो अगर इनको, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को हम लोग सोरिडिया कहते हैं. सोरिडिया, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सोरिडिया. और ये जो ये रप्चर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पस्ट्यूल. ये छाले जैसे होते हैं ब्लिस्टर की तरह, ये फट जाते हैं, इनको हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं. और आपका ये जो सोरिडिया है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. ये आपकी एल्गल सेल हो गई. और ये एल्गल सेल हो गई, है ना. और इस एल्गल सेल के अंदर इस तरह का फंगल माइसीलिया है. ये फंगस है, फंगल हाइफा बोल दो. और ये वाली जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज एल्गल सेल. ये इस तरह की दिखने वाली, ये इनलार्ज करके अगर देखा जाए, और इस बॉडी को हम लोग सोरिडिया कहते हैं. सोरिडिया. तो पस्ट्यूल के फटने से सोरिडिया स्प्रेड होती हैं, और सोरिडिया ये नए लाइकेन का फॉर्मेशन करती हैं. दो ही तरीके हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं. बाकी फ्रेगमेंटेशन तो होता ही होता है. नोट कर लिया क्या? डन, ठीक है. तो चलिए नोट सर। कीजिए. जी, चलिए नोट करिए. पस्ट्यूल्स वो आउटर कवरिंग माइसीलियल कवरिंग को कहेंगे ना सर? ना ना बेटा, देखो ऐसा है खास पहल. मान लो ये कोई, हम मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का
ये कोई इस तरह से हमारा ये है लाइकेन है ना, ये लाइकेन मान लो, ये लाइकेन, लाइकेन के ऊपर इस तरह से छाले जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ब्रिस्टल लाइक, ठीक है, ये ब्रिस्टल फट जाएगी, ठीक है, इस फटी हुई ब्रिस्टल को हम पस्ट्यूल कहेंगे, समझे? पूरे स्ट्रक्चर को सर? हाँ, इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को, इसको हम पस्ट्यूल कहेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो मैंने इनसर्कल किया हुआ है। ये रिप्रोडक्शन से पहले का कुछ एक्टिविटी है उससे सर? पहले के स्ट्रक्चर को इनको हम ब्रिस्टल कहेंगे, ब्रिस्टल बोलो या पस्ट्यूल। देखा होगा ना, पत्तियों के ऊपर इस तरह के पड़ जाते हैं जो डिजीज लीफ होती हैं, इनको ब्रिस्टल या पस्ट्यूल, छाले जैसे पड़ जाते हैं यार, फफोले पड़ जाते हैं ना हम लोगों के, कोई गर्म चीज गिर गई, फफोले पड़ गए ना, छाले, समझ गए? यस यस उनको हम ब्रिस्टल्स या पस्ट्यूल्स कहते हैं, ठीक है, अच्छा। ठीक, तो नोट करेंगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर produced in large number inside a body, produced in large number inside a body, सर स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे? ठीक है, they are microscopic structure, produced inside, they are microscopic structure produced inside a body called pustules, full stop. Soredia are dispersed by air current. Soredia are dispersed by air current. Each gives rise a new lichen. सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, रिपीट करता हूं, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर produced inside a body called pustule, full stop. Soredia are dispersed by air current. Each gives rise a new lichen. Next point, reproduction in lichen also takes place through death and decay. Reproduction in lichen also takes place through death and decay and by थ्रू क्या fermentation. बोला सर? Reproduction in lichen also takes place through death and decay. डेथ? Death, DEATH, death and decay, and also through fragmentation. One last thing, economic importance, इनका यूज क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले lichens are
pioneer colonizer. Lichens are pioneer colonizer of barren and dry naked rock. कोई मुझे इस लाइन का मतलब बता सकता है क्या? What is pioneer colonizer? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या है ना, आज की डेट में ऐसा माना जाता है कि जब वेजिटेशन बनने से पहले तो एक बैरन रॉक रही होगी, उस रॉक में ना तो कोई प्लांट रहा होगा, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज नहीं रही होगी। तो वहां पे वेजिटेशन हजारों साल के बाद, लाखों साल के बाद वहां पे घने घने जंगल बन गए। कैसे बने? जैसे लेह लद्दाख अगर माना जाए तो वहां पे बैरन रॉक्स हैं वो, लेकिन हजारों लाखों साल बाद क्लाइमेट चेंज होगा और वहां पर बहुत घने घने या डेंस फॉरेस्ट फॉर्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? तो वहां पर पहले क्या होता है, सबसे पहले जो कोई वेजिटेशन आता है तो लाइकेन आते हैं। लाइकेन आते हैं और लाइकेन आकर के रॉक्स में चिपक जाते हैं, सर्वाइव करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, एसिड सीक्रेट करते हैं जिससे रॉक ब्रेक होती है, और रॉक ब्रेक होकर के उसकी छोटी छोटी सिलिका के पार्टिकल ब्रेक होते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, फिर लाइकेन गिर के मर जाते हैं तो उसमें कंपोस्ट ऐड हो जाती है। उसके बाद लाइकेन के बाद फिर दूसरी चीजें आती हैं, मॉसेस आते हैं, मॉसेस के बाद फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर कुछ और बड़े प्लांट्स आते हैं, श्रब टाइप के प्लांट आते हैं, फिर ट्रीज आ जाते हैं। तो कभी भी कहीं पे एक बैरन रॉक में अगर वेजिटेशन फॉर्मेशन के लिए हजारों साल पहले प्रोसेस शुरू होती है तो सबसे पहले सीक्वेंस में लाइकेन आते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में है 12th में आपके, ठीक है? तो सबसे पहले लाइकेन। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। यस ठीक है, सर। नेक्स्ट। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब नीट के क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एग्जांपल्स लाइकेन में आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर किसी को पता हो एग्जांपल तो जरूर बताइएगा। क्लेडोनिया एक लाइकेन है, क्लेडोनिया रेंगीफेरा। क्या है ये? अरे शाबाश लड़के, क्लेडोनिया रेंगीफेरा, इसको हम बोलते हैं रेंडियर मॉस। रेंडियर जो खाते हैं ना वो इसी को खाते हैं। जब सर्दियों में बर्फ बहुत गिरती है, वेजिटेशन खत्म होता जाता है, तो इसी को रेंडियर खाते हैं, इसलिए इसको रेंडियर मॉस बोलते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट staple food for reindeer सर दे की बात। they constitute staple food for reindeer, कैरीबाउ इसी टाइप का एनिमल होता है, मस्क, इट्स एक्स्ट्रा। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ये 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। वाला क्वेश्चन, लैक्नोरिया स्कुलांटा। लैक्नोरिया स्कुलांटा ये क्या है? लैक्नोरिया स्कुलेंटा को इसे ब्रेड ऑफ हीवन के नाम से जानते हैं। ब्रेड ऑफ हीवन के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? कोई बता सकता है ब्रेड ऑफ हेवन क्यों बोलते हैं? ज्यूस जानते हो क्या होते हैं? ब्रेड ऑफ हेवन बाय ज्यूस। ज्यूस जानते हो क्या होते हैं? ज्यूस कौन होते हैं खासकर ज्यूस लोग? ट्राइब। थोड़ा थोड़ा सही बताया तुमने। इजराइल इज अ कंट्री ऑफ ज्यूस। इजराइल इज अ कंट्री ऑफ ज्यूस, ठीक है? ज्यूस वो लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले पैदा हुए, ठीक है? तो जीसस क्राइस्ट के पहले, क्रिश्चियनिटी आने के पहले 1 एडी के पहले, है ना, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले 1 बीसी के पहले, तो 1 बीसी के आसपास, मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले, बिफोर क्राइस्ट थी, वो सब जूस थे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है? इनफैक्ट वी कैन से दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। So why I am saying like that,
एक एग्जांपल आपको छोटा सा बताता हूं, बता सकते हो खास फेल? एनीबॉडी कैन टेल द ग्रेट जूस? कोई बता सकता है? नहीं, आइंस्टीन वाज जूस। इंडिया में 70,000 थे। जितने सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी ग्रेट इन्वेंशन हुई वो सब जूस की हुई थी। द पर्सन हु मेक एटम बम हिज नेम वाज ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न वाज जूस। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, यू कैन से दिस पारसीज आर जूस एक्चुअली। रतन टाटा, बोमन ईरानी, अजीम जी प्रेम जी, जॉन अब्राहम, देयर नंबर ऑफ द पीपल, they all are Jews actually. So Jews are a very intelligent kind of the people. So still there are number of the scientists who are Jews. आप इजराइल से अंदाजा लगा सकते हैं वो लोग कितने डेवलप हैं। So वो लोग मानते हैं it's a great, like it's a big story. So there is a one very conflicted region, that is Ramallah, गजा पट्टी, जिसको आपने नाम सुना होगा, वहां पे अक्सर वॉर होता रहता है। So they considered their pious place. ठीक है, तो वहां पे ये इस तरह के ये लाइकेंस उगाते हैं और इसको ये लोग मानते हैं कि ये गॉड ने ऐसे कुछ जो ब्रेड अर्थ में बनाई होगी वो यही होगी, इसीलिए इसको ब्रेड ऑफ हेवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर प्रीवियस पॉइंट एक और बार रिपीट कर दीजिए। क्या क्या क्या? सर पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार कौन प्रीवियस। वाला? ये लैक्नोरिया स्कुलेंटा वाला? नहीं सर, पहले वाला। ये क्लेडोनिया रेंगीफेरा। ये सर जो आपने लिखवाया था सर, वो लिख लीजिए। क्लेडोनिया रेंगीफेरा है ना, इसको हम रेंडियर मॉस कहते हैं। रेंडियर मॉस बोलते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट staple food. It constitute staple food for reindeer, caribou, musk, etc. इन सब एनिमल्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में फूड का काम करता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया परमेलिया मैंने अभी आपको बताया था, उसको हम लोग रॉक फ्लावर कहते हैं। रॉक फ्लावर के नाम से फेमस है। रॉक फ्लावर सुंदर दिखाई देते हैं वो। एक है उसको बोलते हैं ऑर्सिन। कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते हो? लिटमस इसी से निकालते हैं। लिटमस ऑर्सिन से। रामालीना एंड इवोर्निया रामेलिना परफ्यूम इससे बनाते हैं। परफ्यूम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यूसनिया एंड क्लेडोनिया। यूसनिया भी मैंने आपको बताया था, यूसनिया एंड क्लेडोनिया। यूसनिया और क्लेडोनिया से, यूसनिया एंड क्लेडोनिया, इससे हम लोग निकालते हैं यूसनिक एसिड। ये मेडिसिनल वैल्यू होता है इसका, बर्निंग में लगाते हैं। इट हैव मेडिसिनल वैल्यू। यूसनिक एसिड कोई जल जाता है तो उसको लगाते हैं, है ना। एक आखिरी क्वेश्चन खास फेल, बताओगे यूसनिया की और खास बात? आमना बताओ भाई। खुदा, फरहीन, देवांशी, अलीना, कौन बताएगा?
असफेल, जंगल में आग कैसे लगती है मेरे जी भाई? सर। जंगल में आग कैसे लगती है? फॉरेस्ट फायर के पीछे ये रीजन है, यूस्निया फॉरेस्ट की फायर। वजह से। यही लाइकेन है जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगा देता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगा देता है। ये लाइकेन जरा भी फ्रिक्शन से फायर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर प्रोड्यूसेस, नोट करने हैं, यूस्निया प्रोड्यूसेस फॉरेस्ट फायर। क्लियर? सर बोलो भाई, यस क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, तो सर हमारा बार रिपीट कर दीजिए। कौन वाला बेटा? सर मैं फरीन। हाँ फरीन, कौन सा रिपीट करना है ये बताओ। सर ये रेड, सर लास्ट वाला। लास्ट वाला, यूस्निया। यस सर, यूस्निया प्रोड्यूसेस फायर ऑफ फॉरेस्ट। यूस्निया प्रोड्यूसेस फायर ऑफ फॉरेस्ट। ओके सर, थैंक्स। ठीक है सर जी, बताइए। सर अभी आपने ऊपर वाला पॉइंट बताया कि यूस्निया के अंदर से यूस्निक एसिड निकलता है, हाँ, मतलब मेडिकल वैल्यू है उसकी कि वो बर्निंग में यूज किया बर्निंग में, हाँ बर्निंग, तो उससे यूस्निक कैसे निकलता है? बर्नॉल की तरह यूज करते हैं इसको हम लोग। अच्छा, तो मतलब अगर कहीं बर्न हो जाए तो फिर वो डाला जाता है। हाँ बिल्कुल, उसको डाला जाता है तो हीलिंग कर देता है ना। हाँ सर, फिर यूस्निया फॉरेस्ट फायर लगा जाता है। ये अच्छा, इसकी और खास बात क्या होती है ना, कई बार क्या होता है, देखो फॉरेस्ट फायर रखती कैसे, मेनली ये शुरू होती है बैम्बू से। तो बैम्बू के, जैसे बैम्बू के स्टेम हो गए, और बैम्बू स्टेम के बीच में, इन्हीं में बैम्बू के ऊपर कोई ये लाइकेन लगा हुआ है, यहाँ पे लाइकेन लगा हुआ है ना, लाइकेन लगा हुआ है। तो जैसे ये रब करेगा, ये तुरंत आग पकड़ लेगा और बैम्बू की ट्री में आग लगा देगा। तो आग लगाने के पीछे जो ना कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करता है यूस्निया, है ना। तो जिससे फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। आप समझ में आया? मान लो बैम्बू के बहुत सारे ट्री हैं और बैम्बू के स्टेम के ऊपर बहुत सारे यूस्निया चिपके हुए हैं। अब जैसे बैम्बू जरा भी रगड़ेंगे तो तुरंत ये यूस्निया आग लगा देगा, है ना, ओके सर। जिससे कि फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। और सर, बताओ भाई। हाँ बताओ। ऑर्चिल क्या होता है सर? क्या? ऑर्चिल, ORCHILL। थोड़ा सा वो मैसेज करो यार पास पे। यस। ऑर्चिल कहाँ पढ़ा है इसको? ऑर्चिल, थोड़ा सा रेफरेंस दो मुझे। ऑर्चिल, ऑर्चिल ही था पासफेल। सर मैं है पासफेल? हाँ, ऑर्चिल ये उसमें तो नहीं पढ़ा था तुमने? फिशेस वगैरह में तो कहीं नहीं पढ़ा? एक फिश नहीं है, सर, उसका नाम है, नहीं सर, नहीं। कहाँ पे पढ़ा था? ऑर्चिल रोसेला एंड रिकेनोरा ईड ऑर्चिड। अरे वो डाई में तो नहीं पढ़ा? डाई में एक डाई भी होती है जो यही सेंटेंस। यस। एक डाई, ऑर्चिल एक डाई भी होती है जो लाइकेन से बनाते हैं, वो पढ़ा है क्या? वॉयलेट लाइकेन कलर की में पढ़ा है, ये शायद डाई होगा सर। डाई होती है, हाँ एक डाई होती है, लेकिन वो लाइकेन के फर्मेंटेशन से बनती है, डायरेक्ट नहीं मिलती है। रोसेला एंड लेकोनेरिया ईड बोला है। हाँ स्पीशीज ऑफ रोसेला रोसेला। लेकोनेरिया, हाँ रोसेला से बनती है। वो वॉयलेट कलर की डाई होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालते उसको, इसको रोसेला को फर्मेंट करके निकालते हैं, फर्मेंटेशन करके। ओके सर, थैंक यू सर। सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस इज फंगस, आमना। सिफेलोट्राइकस इज फंगस। सर लेकिन हाँ, कई क्वेश्चन था सर, लेकिन वो तो क्या करो बेटा? सर क्या हाँ बोलो। क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन था, उसमें तो बैक्टीरिया बता रहे हैं। सिफेलोट्राइकस, एक मिनट। सर ये वो वाला क्या क्वेश्चन था? कैन यू रिपीट इट? सर
क्वेश्चन था कि which of the following is a bacteria having tuft or group of flagella at their two poles? अच्छा वो लोफोट्राइकस होगा। तो मैंने वही आंसर दिया था बट फिर मेरा गलत कर दिया आंसर और बताया कि ये आंसर है। तो मुझे पूरा क्वेश्चन फिर से बताओ जल्दी से। ऐसे मैं एक सेकंड के बस। सर आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही। सर क्वेश्चन है bacteria having a tuft or group of flagella at two poles are called? ओके तो क्या लिखा आपने? मैंने लोफोट्राइकस आंसर दिया था, ऑप्शन था बट उन लोगों ने फिर गलत करके सी बोल दिया, सिफेलोट्राइकस बता दिया। गलत करके सही बोल दिया, मैं समझा नहीं। गलत कर दिया तुम्हारा क्वेश्चन है? मैंने गलत बता दिया। गलत कर दिया। यस। एग्जैक्टली क्वेश्चन था अच्छा दोनों पोल पे बैक्टीरिया के क्या डायग्राम दिया हुआ था क्या? नहीं सर डायग्राम नहीं दिया। बैक्टीरिया के अच्छा तो क्या था? बैक्टीरिया के दोनों पोल पे ये था ग्रुप ऑफ फ्लैजेला सिफेलोट्राइकस। अच्छा दोनों पोल पे, हाँ सही है, सिफेलोट्राइकस ही बोलेंगे। एक रुको मैं बना के बताता हूँ। बैक्टीरिया में लोफो, ठीक है? यस सर। सिफेलो, ओके है। एम्फी, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है? ओके सर। एक मिनट सर, सॉरी नॉट एम्फी, पेरीट्राइकस, सॉरी पेरी मतलब पेरिफेरल, ठीक है? लोफो मतलब एक पोल पे, सिफेलो मतलब दोनों पोल पे। और बताओ करण, मेरे भाई समझ में आया? हाँ या नहीं सर आया? आ तो रहा है। पक्का आ रहा है ना? पूरा आ रहा है कि थोड़ा आ रहा है, ये बताओ। सर थोड़ा आ रहा है। डाउट कहाँ पे? सर डाउट तो नहीं थे लेकिन बैकअप क्लासेस अभी करी नहीं है ना, अच्छा तो ठीक है, उनसे। थोड़ा मतलब ठीक है, समझ में पूरा आ रहा है लेकिन मजा कम आ रहा है, ऐसा है? हाँ हाँ वो इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? सो कीप पेशेंस, पूरा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हुदा सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। फरहीन, Yes, sir. देवांशी, आमना, सर वो पेरिक लिखा है। हाँ पेरीट्राइकस, सॉरी पेरीट्राइकस, ठीक है? व्हाट इज, अच्छा कैरी बाऊ एक यार ऊंट की तरह होता है हुदा। कैरी बाऊ थोड़ा ऊंट के जैसे, छोटा सा ऊंट मान लो, बेबी ऊंट टाइप का, बेबी कैमल टाइप का। हाँ बोलो हासफेल। Sir, question: the cellulose is a major component of cell wall of Pseudomonas. Hello, sir. हाँ स्यूडोमोनास, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई, ऐसा क्या है ना? ऐसा है, पाइथियम और ज़ेंथोमोनास, इन चार ऑप्शन है सर। सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कौन सा है? सेल्यूलोज इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ, हाँ अब किसका? ए ऑप्शन में स्यूडोमोनास, बी में सैक्रोमाइसिस, सी में पाइथियम, डी में ज़ेंथोमोनास। देखो ये सैक्रोमाइसिस तो हो गया, ईस्ट होता है, उसका आउटर कवर काइटिन का बना होता है, उसको हटा दो। और दूसरा क्या होता है? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है ना? तो स्यूडोमोनास को भी हटा दो, बैक्टीरिया में तो पेप्टाइडोग्लाइकन पाया था। अब बाकी के दो ऑप्शन बताओ। पाइथियम और ज़ेंथोमोनास। ज़ेंथोमोनास और पाइथियम। ज़ेंथोमोनास होगा, ज़ेंथोमोनास होगा।
ज़ैंथोमोनास एल्गी। क्या है xanthomum? हाँ एल्गी है। सेलुलोज कंपोनेंट किसका होगा? एल्गी का होगा। Yes sir. तब ऐसे है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन दो तरह से करते हैं, खास कर समझो मेरी बात को। मैं सबको बता रहा हूँ, क्वेश्चन दो तरह से करते हैं, एक सिलेक्शन मेथड, दूसरा रिजेक्शन मेथड। मैंने जैसे तुम्हारे यूज किया ना, मैंने रिजेक्शन मेथड यूज किया कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। समझ गए ना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे देखो हमको समझ में आ गया कि ये 3 आंसर नहीं हो सकते, मतलब चौथा ही आंसर है। और चौथा वैसे ऑब्वियसली वैसे ज़ैंथोमोनास एल्गी ही होगा, रेड एल्गी। एक क्वेश्चन ठीक है भाई लोगों, है। क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और अभी मैं बीच में ऐसा भी करूंगा, एक एक दो दो लोग, अभी निकल मत, कोई निकला तो नहीं? अभी ग्रुप से कोई निकलेगा नहीं। मैं बीच में ऐसा भी करूंगा, एक एक दो दो लोगों को अलग से बुला लूंगा, है ना? और क्लास में अलग से, मतलब डाउट क्लियरेंस के लिए या किसी तरह की ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है? तो अलग अलग से बुला करके इंडिविजुअली भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है? ऐसा भी